नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कल हमारे पास गोरखपुर से एक फ़ोन आया था, एक कॉल आया था और जिन्होंने हमें कॉल किया था उन्होंने अपना नाम सुनील बताया। उनका कहना था कि सर, मैं लंबे समय से आपका चैनल में आपके वीडियो देख रहा हूँ, आपके चैनल में सब्सक्राइबर हूँ मैं, और आपके जितने भी वीडियो आते हैं मैं देखता हूँ, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने हमें एक चीज़ बताई और वो चीज़ हमने भी आपको बताई हुई है, ठीक है। तो उन्होंने उसी को प्रैक्टिकली उस पर प्रैक्टिकल किया और कहीं ना कहीं उनको सफलता मिल गई। उन्होंने बताया कि सर, मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा हुआ था और जैसा आपके वीडियो में बताया गया मैंने वैसे ही किया। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस में जो वन स्टॉप सेंटर होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसके पास आरटीआई लगाई और आरटीआई लगाने के बाद जो जानकारी मुझे मिली उसके बेस पर मैंने प्रोटेक्शन ऑफिसर पर केस लगा दिया। केस लगाया इन द सेंस कि जब वो जानकारी मिली तो उस जानकारी के आधार पर प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऊपर डायरेक्ट कोर्ट के अंदर कंप्लेंट केस फाइल किया, ठीक है, एफआईआर करने के लिए। सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 इसके तहत हम कोर्ट में केस लगाते हैं जब पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिखती है, ठीक है। तो उसके तहत उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफिसर और उसके ऊपर के एक अधिकारी के खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट में केस फाइल किया और जज से रिक्वेस्ट करी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाए, क्योंकि इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उनका पालन नहीं किया है। दूसरी बात ये कि इन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करी मेरे खिलाफ, जिसके कारण मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। जज ने उनकी बात को सुनते हुए और सारे एविडेंस को देखते हुए प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी कर दिए। अभी उन्होंने बताया कि सर, प्रोटेक्शन ऑफिसर और जो उसके ऊपर का अधिकारी है, इनका कॉल मेरे पास आता है, ये समझौता करने की बातें करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और ये चीज़ आगे उनके केस में काफ़ी इससे उनको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। यही चीज़ हमने पहले कई बार वीडियो में बताई है कि अगर आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज हुआ है तो उसमें अगर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट लगी हुई है तो सीधी सी बात है, उस रिपोर्ट को देखिए, उसको किसने बनाया है, क्या है, कहाँ से आई है। उसी जगह पर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सीधे एक एप्लीकेशन भेजनी है। उसमें जो भी जानकारी निकल के आएगी उसी में प्रोटेक्शन ऑफिसर फंसेगा। आप कभी भी घरेलू हिंसा के मामलों में ऑर्डर शीट को पढ़ा कीजिए। पहली ऑर्डर शीट को आपको जब नोटिस मिलता है तो उस ऑर्डर शीट के आधार पर ही नोटिस मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस की बात कर रहा हूँ। जब आपको नोटिस मिल जाता है, आप कोर्ट जाते हैं, तो जो पहली ऑर्डर शीट थी उस फाइल की जिसमें ये लिखा था कि इनको नोटिस जारी किया जाए, उस पहली ऑर्डर शीट में जज साहब ने नोटिस जारी करने का कारण लिखा रहता है। जब भी किसी व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है तो उसमें नोटिस जारी करने का कारण जज लिखता है, ठीक है। तो आपके खिलाफ नोटिस जारी हुआ तो ऊपर जज कुछ कारण लिखता है। हमने डोमेस्टिक वायलेंस के कई केसेस पहले भी देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं, और जो केस हमारे हाथ में है डोमेस्टिक वायलेंस जो हम लड़ रहे हैं हमारे कई क्लाइंट्स के, उसमें हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ताकि वो केसेस जो हैं कुछ इस तरीके से एक मिसाल की तरह काम करे कि इन फ्यूचर कोई भी व्यक्ति जो हो जिसके ऊपर ये केस लगे हैं वो इन चीज़ों का सहारा लेके बच सके। तो जब कभी भी आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज होता है, नोटिस जारी होता है, आप पहली ऑर्डर शीट पढ़ेंगे, उसमें जज लिखता है कि महिला के जो पिटीशन है, याचिका है, और संरक्षण अधिकारी यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि घरेलू हिंसा हुई है, ठीक है। कुछ इसी तरह की बात जज पहली ऑर्डर शीट में लिखता है और उसके बाद जज लिख देता है कि इसलिए जो विपक्षी पक्ष है उनको नोटिस जारी किया जाए और अगली सुनवाई इस तारीख को नियत की जाती है, ऐसा वो कुछ लिखता है। सारी ऑर्डर शीट पढ़ लीजिएगा। वो सारे केसेस जहाँ पर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल हुई है वहाँ पर ऐसी ही ऑर्डर शीट लिखी जाती है।
एक अलग अलग हाई कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में नोटिस जारी करने के पहले जो जज है प्राइमा फेसिया उसका सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर कि घरेलू हिंसा हुई है। प्राइमा फेसिया वो सेटिस्फाई है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तभी वो नोटिस के आदेश देगा, वरना नहीं देगा। और अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में भेड़ चाल चली जा रही है कि महिला जो है डायरेक्ट कोर्ट में जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती है, जज जो है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का ऑर्डर कर देता है, 1 महीने बाद वो रिपोर्ट बन के आ जाती है, उसके बाद जज नोटिस के ऑर्डर कर देता है, उसके बाद खेल शुरू हो जाता है। फिर वो खेल थमने का नाम ही नहीं लेता, 4 साल 5 साल 6 साल जब तक चले, क्योंकि जो लड़की या उसका वकील होता है उनका पूरा जो मोटिव होता है वो ये कि पति को इतना परेशान कर दो कि वो समझौता करने पर राज़ी हो जाए और समझौते के नाम में जो भी हमारी डिमांड है उसके आसपास हम पति से ले सकें। ठीक है, यहाँ तक कि आपके वकील का भी कुछ यही मोटिव रहता है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस केस है इसमें हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलते हैं किसी भी हस्बैंड के खिलाफ, हस्बैंड वाइफ के बीच में, उन सभी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अगर आपने कभी नोटिस किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, कभी आप नोटिस करेंगे तो मान लीजिए आप एक पति हैं, आपके ऊपर घरेलू हिंसा लगा हुआ है, सेक्शन 125 CRPC का मुकदमा भी लगा है, 498A भी लगा हुआ है, कस्टडी का भी कोई केस लगा है, स्त्री धन का भी कोई केस लगा हुआ है, डाइवोर्स का भी कोई केस लगा हुआ, मतलब ये पूरा पैकेज है, इनमें से 3-4 केस तो लगे होंगे। ठीक है, उन सभी में कहानी एक रहती है। ठीक है, कहानी अगर अलग अलग होगी तो बीवी फंस जाएगी, इसलिए एक ही कहानी रहती है। अब उसमें जो है घरेलू हिंसा का मुकदमा आपके लिए काफ़ी रामबाण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसमें लिमिटेशन है कि 60 दिन के भीतर केस ख़त्म करना है। कोर्ट भले 60 दिन में केस ख़त्म ना कर पाए, लेकिन जब आप 60 दिन की बात करेंगे तो कोर्ट 6 महीने में या मिनिमम 8 महीने में या 1 साल में केस ख़त्म कर देगी अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी तो। ठीक है, तो घरेलू हिंसा का भाई आपने कुछ किया तो है नहीं कि पत्नी का सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, नाक तोड़ दी, ऐसा कुछ तो आपने किया नहीं है। तो सीधी सी बात है कि वो प्रूफ तो होगा नहीं। फाइनली कोर्ट को लिखना पड़ेगा कि किसी तरह की कोई घरेलू हिंसा पारित नहीं हुई है, जो आरोप लगाए गए वो झूठे हैं। एक भी केस आपके फेवर में हो जाता है तो बाकी केस जो चल रहे हैं वो बड़ी आसानी से आपके फेवर में हो जाएंगे। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस में हमने जो मेन पॉइंट थे वो आपको कई बार बताए हैं। अब कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों ने उसको अपने ही केस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन कभी कभी कुछ कॉल आ जाते हैं और लोग कहते हैं कि सर हमने किया और ऐसा हुआ। ठीक है, तो लोग धन्यवाद देते हैं फ़ोन पर। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का और मेरे पास महाराष्ट्र से कॉल आया था। उन्होंने बताया कि सर 60 दिन की एप्लीकेशन जो है मैंने लगा दी मेरे घरेलू हिंसा के मुकदमे में, और जैसे ही वो एप्लीकेशन लगाई तो अभी जज साहिबा जो है एप्लीकेशन देख ली उन्होंने और वो भी समझ गई। तो उन्होंने फिर उस पर अभी कोई ऑर्डर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने सीधे मेरी वाइफ को बोल दिया है कि नेक्स्ट डेट पे आप एविडेंस देंगी। मेरी वाइफ ने एविडेंस भी दे दिया। एविडेंस दे दिया मतलब जो एविडेंस की प्रोसेस होती है वो जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी तरफ से शुरू होती है। तो उसने बताया कि मेरी वाइफ ने जो है लिखित बयान दे दिए हैं और अब अगली तारीख पे क्रॉस एग्जामिनेशन है। बस अब क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए और उसमें वाइफ फंसेगी। उसके बाद जो आपके खुद के एविडेंस है वो उसमें दीजिए, उसमें लगाइए, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट, उसके बाद जजमेंट। सीधी सी बात। तो जो घरेलू हिंसा का मुकदमा है ये कहीं ना कहीं अगर आप पे लगा है तो इसको बड़ी आसानी से आप जीत सकते हैं। बस कुछ तरीके आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने बताए हैं। कई बार लोग कहते हैं सर हमारा वकील हमारी नहीं सुनता, तो ये बात सही है कि एडवोकेट जो है वो ऐसा होते हैं, उनको नॉलेज भी नहीं रहता। ये लोग कहते हैं कि सर मेरे वकील को जो आप बताते हैं ऐसा कुछ पता ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, नहीं पता होगा। तो अगर आपका वकील आपकी नहीं सुनता है फिर आपको खुद को एक्शन लेना पड़ेगा। इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। अब वकील हमारी नहीं सुनता तो हम वकील की कॉलर तो पकड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर उसमें आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। आपकी वाइफ ने जो भी केसेस लगाए हों, मान लीजिए कस्टडी का भी लगाया है, उसमें वही कहानी होगी जो डोमेस्टिक वायलेंस में होगी। ठीक है, वही 498 में होगी। ठीक,
तो कहीं पर भी अगर वकील नहीं सुन रहा है तो आपको फिर अपने कदम उठाने पड़ेंगे, और कानून से बढ़कर कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो लॉ लिखे हैं उसको पालन करना ये इनकी ड्यूटी है। शर्त यही है कि उस लॉ के तहत आप रिलेवेंट पॉइंट पर एप्लीकेशन लगाएं। जज साहब उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर घरेलू हिंसा में 60 दिन में ख़त्म करने का नियम है, बाकायदा उसकी एप्लीकेशन लगाएं। कई लोगों ने बताया कि 5 साल से केस चल रहा है, 6 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं। इतना लंबा चलने मत दीजिए केस को, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें एक और चीज़ छोटी सी बता देता हूँ कि कई लोग सोच रहे होंगे कि उस व्यक्ति ने कैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर पे मुकदमा करवाया। तो भाई सीधी सी बात यह है कि आपका जो आईपीसी है, जो आप बीएनएस हो गया है, उसमें क्लियरली बोला गया है कि अगर कोई अधिकारी ऐसी कोई रिपोर्ट बनाता है जो कि झूठी होती है और जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा सकता है या उस पर मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है, तो ऐसी रिपोर्ट के खिलाफ वो आम नागरिक कोर्ट को सूचित करेगा, ठीक है। और कोर्ट को जब वो उससे संबंधित सबूत दे देगा तो कोर्ट ऐसे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, ये इसमें लिखा हुआ है। और ऐसा मुकदमा दर्ज करने के लिए उस सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर बैठे जो उसके बॉस हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनकी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी कानून में लिखा हुआ है और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, ठीक है। तो जब कभी भी आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें निकल के आती जिससे ये समझ में आता है कि जनाब ने कोई जांच वगैरह नहीं की है, तो फिर इसमें आपको क्या करना है। इसमें सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन पहला ऑप्शन जो इन्होंने बताया था वही मैं भी बता रहा हूँ। मैंने ही पहले बताया है कि आप जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास करें। मुकदमा डायरेक्ट कोर्ट से दर्ज होगा, और जब पुलिस एफआईआर नहीं करती है तब हम सेक्शन 156 का सब क्लॉज 3 इस्तेमाल करते हुए जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसमें जो है पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाए, ऐसा आदेश पारित करें, ठीक है। पहले उसको 156(3) बोलते थे, अब शायद उसको 175(3) बोलते हैं। सेक्शन चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके तहत आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। 156(3) पे हमने पुराने बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं। तो 156(3) में अगर आप डायरेक्ट कोर्ट में केस लगा रहे हैं तो उसके पहले उसका नियम ये है कि आप जो है पहले अपने संबंधित थाना क्षेत्र में एक शिकायत दे दें, ठीक है। उसके अलावा पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं आपके यहाँ, एसपी है, डीएसपी है, आईजी है, या पुलिस कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इनको एक शिकायत भेज दें, ठीक है। अपने एरिया के थाना प्रभारी को भी देना है, ऊपर के अधिकारियों को भी देना है। उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट कोर्ट पहुंच जाना है, ये कहते हुए कि हमने पुलिस को सूचित किया मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर आप एविडेंस देंगे, वहाँ पर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट दिखाएंगे, ठीक है। उससे बड़ा एविडेंस कुछ है ही नहीं। वो रिपोर्ट आपको आरटीआई के तहत इनसे ही प्राप्त हुई है, ठीक है। उसके बाद जो सूचना के अधिकार अधिनियम में जो रूल है उसके बारे में बताएंगे, ऑटोमेटिक व्यक्ति फंसेगा, ठीक है। तो ये तरीका है, यही तरीका अपनाया गया था। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।